हे इन फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चलाई जा रही है। उसी क्रम में ये चौथा भाग है। निस्संदेह अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित क्वेश्चन के बारे में कि कैसे उसका पैटर्न आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके के बारे में ध्यान रखते हैं, तो ये क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम होते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और भी एग्ज़ाम, उन सभी के पीवाईक्यू यहाँ पे एक जगह संकलित किए गए हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए, इससे अपने प्रैक्टिस को थोड़ा मजबूत भी करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है 101 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल का समय क्या था। तो रीतिकाल का समय अगर देखेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग कहा गया है, लेकिन अगर देखिए आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य जो काल विभाजन किया है तो उनके अनुसार रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 विक्रमी संवत को माना गया है। और ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है। और बाकी आदिकाल अथवा वीरगाथा काल का 1050 से 1375 और भक्ति काल 1375 से 1700 और आधुनिक काल का समय अगर देखेंगे आप तो 1900 से 1984। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यूपी टीजीटी एग्जाम में आया हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है, प्लस रिपीटेड क्वेश्चन से महत्व भी उस क्वेश्चन का पता चलता है। यहाँ पे देखिए हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है। तो हमने इसे पहले भी बताया सीरीज में कि आदिकाल जो है उसको अलग अलग जो साहित्यकार हैं उन्होंने अलग अलग नामों से संबोधित किया। किसी ने आदिकाल, किसी ने वीरगाथा काल, किसी ने श्रृंगार काल नहीं, आदिकाल, वीरगाथा काल, बीज वपन काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए कि वीरगाथा काल किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जहाँ पे इसे आदिकाल कहते हैं, वहीं पे आप देखिए इस परंपरा को वैज्ञानिक आधार देने और सुव्यवस्थित करने का श्रेय जो रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है, तो उनके द्वारा इसको वीरगाथा काल कहा गया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, तो वापस से हमने कहा कि जो काल वाली श्रृंखला उसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। और मैं इस पे चैनल पे एक आपने सुना होगा कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर देखिए वन लाइनर पोर्शन में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा किताब है। तो वहाँ उसका भी जो है रिवीजन सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो उसको भी आप ज़रूर सुनते रहिए, खासकर उसको याद करने की दृष्टि से आप ज़रूर यूज करिए। तो आदिकाल को अगर देखिए प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, तो प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, और प्रारंभिक काल कहने के साथ उन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक 1700 से 1343 और फिर 1344 से 1444। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, तो देखिए क्रम से ही आया, किसने प्रारंभिक काल कहा, किसने वीरगाथा काल कहा, किसने बीज वपन काल। तो बीज किसने कहा आदिकाल को कि बीज वपन काल। और ये देखिए जीआईसी में, टीजीटी, पीजीटी कई एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे देखिए आपको हम क्रमशः बताएं किसने कौन सा काल कहा है। वैसे बीज वपन काल की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। देखिए सबसे पहले अगर देखिए चारण काल, तो चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए चारण काल को ध्यान रखिएगा। ग्रियर्सन ने तो कहा ही कहा है, इसके अलावा संधि काल और चारण काल रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, तो सबसे पहले किसने इतिहास लिखा है। हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिवसिंगर ने शिवसिंग सरोज नामन से 1883 में लिखा था। और हिंदी साहित्य का इतिहास अगर सबसे पहले बात की जाए तो फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने लिखा था। हालांकि तासी ने कालक्रम के अनुसार नहीं लिखा था, लेकिन लेखन का प्रथम प्रयास जो किया गया था वो गारसादा तासी द्वारा किया गया था। उनके पुस्तक का नाम था इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था 1839 में, और दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था 1847 में। तो ये भी ध्यान रखना है 1839 1847। और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। ये ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। और बाकी और भी रचनाओं का द मॉडर्न वर्नाकुलर ये 1888 में ग्रियर्सन के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल द्वारा। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 में अनुवाद किया। और शुक्ल जी जो इतिहास लिखे थे मूलतः नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। तो ये 1929 में इनका प्रकाशन में आया है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशन में आया है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है कि किसने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा, किसने आलोचनात्मक इतिहास लिखा, किसने दूसरा इतिहास लिखा और उत्तरी भारत की संत परंपरा को। निसंदेह आपको ये चीज़ जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फिर यहाँ पे जो ये डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा, तो भूमिका बांधा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी ने कब लिखा, 1938 में। आपको सन भी याद करते रहना है कि 1938 में आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया। भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बांधा। परशुराम चतुर्वेदी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो ये थोड़ा अलग हो गया कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के बारे में परशुराम चतुर्वेदी ने उल्लेख किया है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में आया डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में। तो एक क्वेश्चन ये भी एक आधुनिक हिंदी साहित्य कब आया, 1941 में आया लक्ष्मी सागर वारसेयन के द्वारा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम, तो यहाँ पे देखिए ये कालक्रम भी पूछ लेता, तो एक पूछने का तरीका ये है। और ये ज़्यादा आप पैटर्न देखेंगे यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन है वो क्रमशः सन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए यूजीसी नेट 2006 में ये पेपर आया हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्रमशः सन के बारे में पूछते हैं कि सन बताइए कि कालक्रम क्या रहा है लेखकों का। तो मिश्र बंधु का नहीं दिया, शुक्ल जी का 1884 से 1941, यानी 1884 से शुक्ल जी का समय जो है 1941। रामकुमार वर्मा का 1905 से 1990। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देखिए इनके बाद 1907 से 79 है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, तो पुरानी हिंदी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, आपने कहानी जरूर पढ़ा होगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। यानी जब हम पढ़ते हैं कि हिंदी कैसे आया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इस तरीके से, तो जो उत्तरी अपभ्रंश है यानी अपभ्रंश का लास्ट वाला फेज, अंतिम फेज कह सकते हैं, उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने इसी हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। तो देखिए कई लोगों ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहने वाले भोला शंकर व्यास है, भोला शंकर व्यास अवहट्ट के हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्राकृताभास हिंदी कहा और उसी उत्तरी अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। तो यहाँ पे व्यास का, शुक्ल का और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तीनों लोगों का याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर ये आपको जो PDF है अगर ये चाहिए तो हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, वहाँ से ज़रूर जुड़े और वहाँ पे इसे सेंड कर दिया जाएगा। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो आपको यहाँ पे किसने कौन सा लिखा, किसने वैज्ञानिक इतिहास लिखा, किसने आलोचना लिखा है, संवेदना लिखा है, और ये जितने भी हैं वैज्ञानिक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, संवेदना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास है। और ये देखिए यूजीसी नेट में क्रमशः मिलाने वाला आया हुआ है। तो अगर आपको ये याद है कि हाँ हिंदी साहित्य का नया इतिहास, यहाँ पे देखिए नया है, तो इस चीज़ को पकड़ना है आपको, कहीं पे नया है, कहीं पे वैज्ञानिक है, कहीं पे आलोचना है, कहीं पे संवेदना है, इस टर्म को पकड़ना है किसने क्या कहा है। तो जैसे आगे कि हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा है, तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है रामखिलावन पांडे ने कहा है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है अगर देखें तो ये 2 भागों में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है 2 भागों में है। एक 1965 ईस्वी में गणपति चंद्र गुप्त ने, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1938 में रामकुमार वर्मा ने, हिंदी साहित्य का जो संवेदनात्मक इतिहास है 1986 ईस्वी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में लक्ष्मी सागर वारसेयन ने। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक रामखिलावन पांडे, जबकि विकल्प के अनुसार यूजीसी ने बच्चन सिंह को माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अगर देखें तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, तो कब से माना जाता है कि जो आचार्य शुक्ल कब से मानते हैं हिंदी साहित्य जो है शुरुआत हुआ है, तो यहाँ पे देखिए प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से मानते हैं कि आविर्भाव हुआ है। तो अभी जस्ट हमने देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना था वही संवत 1050, और अगर आप 57 माइनस कर देते हैं तो ईस्वी में आ जाता है।
तो संवत से ईस्वी में 933 ईस्वी से 1318 ईस्वी, बाकी संवत में 1050 से संवत 1375 तक माना है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। तो दो चीज़ें बताई गई है कि अगर इनके मान्यता अनुसार देखें तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो हुआ है, शुरुआत हुआ है राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से कुछ बधा हुआ मानते हैं। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो देखिए, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, संस्थापक उनके गढ़ में अगर देखें तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो शामिल नहीं हैं? तो यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन 2007 में आया हुआ है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल सम्मिलित नहीं है, जबकि हमें लगेगा कि जरूर सम्मिलित है क्योंकि शुक्ल जी का एक अपना ही स्थान है हिंदी साहित्य में, परंतु वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं है। बाकी काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना की बात होती है तो ये जो सभा स्थापित हुई थी तो 1893 में हुआ था और ये काशी बनारस में ही किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं। तो देखिए श्याम शिव राम, याद करने का तरीका ये बहुत अच्छा है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं श्याम राम शिव, श्याम राम शिव, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव सिंगर, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जनसमूह के हृदय के विकास, ये परिभाषा आपने सुना होगा बालकृष्ण भट्ट जी का है। और ये चीज़ें अगर देखिए अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो देखिए साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। अंतःकरण की जो वृत्तियाँ, उनके जो चित्र होते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अपने अपने रूप में साहित्य के परिभाषित करने का ये तरीका है कि कोई साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, भट्ट जी ने कहा। अंतःकरण की वृत्ति का चित्र महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरीशचंद्र ने कहा। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया। यहाँ पे देखिए क्रमशः ये लगाने का कि इतिहास ग्रंथ का कालक्रम सही आपको बताना है कि मिश्र बंधु विनोद कब आया, मॉडर्न वर्नाकुलर कब आया, शिव सिंह सरोज कब आया है ना, फिर इस्तवार दल्ला, और ये जितने भी हैं एक तरीके से अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ के स्रोत के रूप में आती हैं। तो सबसे पहले कौन आया? तो इससे ये होगा कि हमको प्रकाशन वर्ष याद करना कितना जरूरी है, क्योंकि क्रम वाला क्वेश्चन नेट में बहुत पूछता है। आगामी दिसंबर के यूजीसी नेट की अगर तैयारी में लगे हैं तो इसको बिल्कुल ही ध्यान रखिए कि इस तरीके से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने दिसंबर वाला एग्ज़ाम दिया था तो फिर क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अब जो है ना इन डेप्थ में जाके आपका जो 5वीं यूनिट से लेके 10वीं यूनिट के बीच में, जिसमें बहुत सारी गद्य की रचनाएं लगी हुई हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो रचनाओं से भी अंततः अगर देखें तो अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ क्रम ही रटने से नहीं बहुत बात बनेगी, लेकिन ठीक है आपको मिला जुला तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इस्तवार दलाल लेत्रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार दलाल लेत्रेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, इसमें आपको सन याद करना है कि ये 1839 में और 47 में 2 भागों में विभक्त है और ये गारसादा तासी का है, फर्स्ट टाइम पहला यही है। फिर शिव सिंह सरोज का समय 1883 है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का 88 है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में है तो 1913 इसका समय है मिश्र बंधु विनोद का। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो भाषा काव्य संग्रह जो है ये किसकी कृति है? 1873 में भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की कृति है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मिश्र बंधु विनोद का 1913 में, और ये तो 2 भागों में, जैसे पहला 3 भाग जो 1913 में आ गया था और जो चौथा भाग था 1934 में आया था। यानी जो मिश्र बंधु विनोद जो है जिसका प्रकाशन श्याम सुख गणेश किए थे, जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना कि हम राम श्याम सुख कैसे याद कर सकते हैं, तो काशी नागरी प्रचारणी के लिए हम याद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी देखिए श्याम सुख गणेश, तो ये मिश्र बंधु विनोद का 1913 में 1934 में, प्रथम 3 भाग 13 में और 34 में चतुर्थ भाग जो है प्रकाशन में आया था। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत जो है प्रथम 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। हिंदी साहित्य का अतीत जो अतीत रहा है वो 59 और 60 में, यानी लगातार 59-60 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। वैज्ञानिक इतिहास 65 में गणपति चंद्र गुप्त द्वारा।
हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक भाषा का विकसित रूप कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, वो 24 में आया डॉक्टर श्याम सुंदर के दास के द्वारा। एक भाषा और साहित्य करके आया, वो 30 में आया, तो ये ध्यान रखना है। अतीत की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 59 और 60 में। वैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो 65 में गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। और बात करें हिंदी भाषा का विकास 1924 डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा। हिंदी भाषा और साहित्य 1930। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास ये विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखें तो पुस्तकों का सही क्रम लगाना है, तो वही हमने कहा कि क्रमशः अगर आपको पुस्तकों का नाम याद हो, और एक चीज़ आपने देखा होगा घुमा फिरा के वही पुस्तक है ना, कुछ अलग नहीं है। इसलिए एक बार अगर आप प्रकाशन वर्ष को क्रमशः याद रखते हैं तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे देखिए जैसे मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। हिंदी साहित्य की संवेदना 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996, पहले भी आ चुका है। हिंदी साहित्य का एक है आधा इतिहास, तो आधा इतिहास 2003 में लिखा गया सुमन राजे के द्वारा। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा क्वेश्चन सॉल्व कराना ही एक मंतव्य नहीं है, बल्कि आप देख रहे होंगे कि हम ज़्यादा जोर देके आपको याद कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी वीडियो लॉन्ग भी हो तो आपको उस पर नहीं जाना है। लेकिन एक चीज़ है फ्रेंड्स जो मैंने रियलाइज़ किया नेट के पेपर को देते समय, कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों अगर अच्छे से आता है तो आप बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का हो, और फिर नेट का एक अच्छा ही लेवल होता है, तो आप इससे भी अगर कम में कहीं TGT PGT GIC GDC अदर एग्ज़ाम में भी अपीयर हो रहे हैं तो इसको बहुत ही सीरियस होकर आप सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। मध्यकालीन जो बोध का स्वरूप है 1970 हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। संवेदना का 1986 है ना, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो भूमिका की बात करें तो पहले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आया था। अब देखिए यहाँ पे 3 किताबें हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 1940 में इन्होंने भूमिका बांधी थी। उद्भव और विकास 1952 हो गया, और हिंदी साहित्य का आदिकाल कहीं पे 53 देगा, कहीं पे 1952 देगा, है ना, तो ये दोनों ही देता है। हिंदी साहित्य और संवेदना का रामस्वरूप चतुर्वेदी, इसके पहले ही अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। हिंदी साहित्य का संवेदना का 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए लिखने का प्रयास किसने किया है? वो तो तासी के द्वारा किया गया है, लेकिन काल विभाजन का प्रयास किसने किया है? तो ये समझने वाली बात है कि ग्रियर्सन ने किया, और ये GIC PGT में क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन का प्रयास किया। तो आपको रचना भी पता होना चाहिए कि ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर है, और इसी में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया था, और इन्होंने 11 भागों में इसका काल विभाजन किया था, जो कि याद करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आप थोड़ा याद जरूर रखिए कि कभी भी 4 ऑप्शन दे दे और बोले कि ग्रियर्सन ने इनमें से कौन सा काल विभाजन में नाम नहीं रखा था। तो उन्होंने देखिए चारण काल, फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य तुलसीदास, 18वीं सदी, कंपनी का शासन, फिर विक्टोरिया का शासन, है ना, इसी तरीके से उन्होंने नाम रखा था। बाकी शिव सिंह सरोज का आप शिव सिंह सेंगर का देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। तज़किरा ई शुअराई मौलवी करबुद्दीन का है। इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी सबसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? निसंदेह रामचंद्र शुक्ल जी का है, वही रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको बाद में क्योंकि भूमिका के रूप में लिखा गया था, पर रामचंद्र शुक्ल जी ने इतनी बड़ी भूमिका बांधी थी कि उनको एक रचना में तब्दील करना पड़ा उस चीज़ को। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को बीर काल किसने कहा? तो देखिए बीर काल किसने कहा? तो यहाँ पे आपको बीर विश्वनाथ, है ना, जो विश्व विजेता होगा वही तो वीर होगा। तो वीर कौन कहेगा? जो विश्व विजेता होगा, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है आदिकाल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए कितने बार कितने एग्जाम में आया, इसके पहले भी हमने जितने किए, क्योंकि अभी हम साहित्य इतिहास से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो 1929 में रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशन में आया हुआ था।
और इसमें 1000 कवि और लेखकों को शामिल भी किया गया था। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो ये है, यहाँ पे ये ध्यान रखिए, अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो करके है। तो ये ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की पहलिया और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता होती है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सूखने, गजल आदि। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा का जब बात करें उद्गम और विकास की, तो इसके लेखक कौन हैं? तो भाषा के उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किसने किया? तो वही क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने किया था। वर्नाकुलर लिटरेचर में 952 कवियों को सम्मिलित किया था। पहले ये 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में आया था। हिंदी नवरत्न के रचना काल के बारे में बात करें तो हिंदी नवरत्न, देखिए हिंदी नवरत्न की रचना 1910 ईस्वी में हुई। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में कौन कौन है? गणेश हैं, श्याम है, सुख है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आता है? तो गणेश कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में कृष्ण नहीं आते हैं, गणेश आते हैं, श्याम आते हैं, सुख आते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो कौन से ऐसे लेखक है जिसने आधुनिक काल को गद्य काल कहा कि ये तो गद्य काल है? ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। तो आधुनिक काल को गद्य काल का नाम किसने दिया था? आधुनिक काल को गद्य काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया। उन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपना योगदान दिया? देखिए वही क्वेश्चन वही है, बस कलेवर चेंज है उसको थोड़ा सा। अब किस इसमें पूछ लिया किस ग्रंथ द्वारा, है ना, तो किस ग्रंथ, फिर मिश्र बंधु भाई का नाम पूछ लेता है, फिर सन पूछ लेगा। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने कौन सी रचना लिखी थी? मिश्र बंधु विनोद लिखा था। और इसी मिश्र बंधु विनोद को अगर देखें तो 2 भागों में था, 1913, 1934। प्रथम 3 जो भाग थे प्रकाशन 13 में हुआ और फिर इसके बाद 34 में चौथा वाला हो गया था। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की जो चित्तवृत्ति है परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो यहाँ पे देखिए हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने। देखिए आपको लग भी रहा होगा राजा लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण है। आप देखिए उस समय राम लक्ष्मण तो सभी लोग संस्कृत में ही ज़्यादा बात करते थे। तो ऐसा सोचिए कि अगर आ भी गया राजा लक्ष्मण सिंह, क्योंकि एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम आएगा, एक राजा लक्ष्मण सिंह का, तो लक्ष्मण राजा यानी संस्कृत में बात करते रहे होंगे, तो संस्कृत निष्ठ हिंदी के ज़्यादा ही पक्षधर थे। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो इसके पहले भी देखिए हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे भक्ति काल का समय अगर इन्होंने पूछा है तो पहले 1050 1375, फिर 1375 से 1700, इसके बाद 1700 से 1900 से 1984। तो यहाँ पे हमारा हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का श्रृंखला जो है वो समाप्त होता है। आगामी जो भी हम सेशन लेके आएंगे वो आदिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन से होगा। और यहाँ पे एक बात कहना ज़रूरी है कि ये आपको कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है, आपकी पढ़ाई में अगर देखें तो कितना मददगार साबित हो रहा है, ये अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश यही है कि देखिए आप जितना भी पढ़ने से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और रही बात कि कैसे चीज़ों को याद किया जाए तो उस पर भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को मैक्सिमम जो है जो हमारा 1 लाइनर पोर्शन है चीज़ों का, जैसे नामकरण, काल विभाजन, सन, तो ये सब बहुत मेमोराइज करने वाली चीज़ें होती है। तो कोशिश करेंगे कि उसको मेमोराइज करने के लिए सरस्वती पांडे वाले सेशन को एक बार स्टार्ट किया जाए। जैसे आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।